हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें अपन ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट, एक्शनेबल क्लेम, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। और इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले सबसे दो छोटी डेफिनेशन निपटा लेते हैं, वो है इंस्ट्रूमेंट की और एक्शनेबल क्लेम की। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन टीपीए में दे रखी है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल टर्म यूज्ड फॉर एनी फॉर्मली एग्जीक्यूटेड रिटन डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब हुआ? टेस्टामेंट यहाँ पे यूज हो रहा है विल के कॉन्टेक्स्ट में। विल क्या होती है? जो आदमी मरते हुए लिखता है ना, विल, वसीयत, उसे विल बोलते हैं। तो अगर आप मर रहे हो और आपने विल लिखी और आपके मरने के बाद वो विल एक्टिवेट हुई और उस विल के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, तो वो विल जो इंस्ट्रूमेंट है ना, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, वो टीपीए में इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि टीपीए में लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर विल मरने के बाद एक्टिवेट हो रही है तो लिविंग पर्सन तो वो रहा नहीं, तो वो डेड पर्सन से लिविंग पर्सन की पास प्रॉपर्टी जा रही है, वो अपने टीपीए में अलाउ होता नहीं है। वो सक्सेशन के लॉस से गवर्न होता है पूरा का पूरा। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले वो देखो, सीरीज में चला करो। ऐसे बीच बीच में से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि बीच में से भी सब समझ में आ जाए, लेकिन पहले वाली वीडियो देखोगे तो बेटर रहेगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप किसी से डेट हो करते हो, आपको किसी से 50,000 रुपये लेने हैं, तो वो आपका डेट है। अगर वो डेट नहीं चुकाता है एग्रीमेंट के हिसाब से, जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया है, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो, उस डेट पे एक्शन ले सकते हो। तो आपका क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो वो हो गया एक्शनेबल क्लेम। ये इसका चैप्टर 8 आएगा जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है, इनको हटाओ, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अटेस्टेट की डेफिनेशन है। अटेस्टेट की इतनी सी बात है भैया कि अगर एक इंसान है, इसको ट्रांसफर करनी प्रॉपर्टी इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, कुछ जो भी टाइटल डीड ट्रांसफर का जो भी बना रहा है बनाएगा, ठीक है, ये इसको दे देगा, ये यहाँ पे साइन करेगा, ये यहाँ पे साइन करेगा, जो भी जितने जिनके साइन चाहिए वो सब, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाद में ये बोल देगा कि भैया कोर्ट में मैंने तो ये साइन करा ही नहीं, ये साइन फर्जी है। ये बोल देगा नहीं भाई तेरा साइन सही था। अब कोर्ट किसकी बात माने? तो कोर्ट को चाहिए विटनेस। तो अटेस्टेशन का जो फीचर है ना, वो विटनेस के लिए ऐड होता है। इसमें चाहिए 2 या मोर विटनेस। अगर ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो भी अपना एग्जीक्यूटर है, बंदा जो एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट और सामने वाले को मिल रहा है, तो जब ये एग्जीक्यूटर साइन कर रहा है ना इस डॉक्यूमेंट पे, तो 2 लौंडे यहाँ पे खड़े रहेंगे या लड़कियाँ, जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, ठीक है, 2 लौंडे या लड़कियाँ या एक लड़का एक लौंडिया या फिर कुछ भी यहाँ पे खड़े रहेंगे दोनों। और ये दोनों इसके साइन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट पे खुद साइन करेंगे कि हाँ भाई हमने इसको देखा है साइन करते हुए। 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, जो इस पूरे ट्रांजैक्शन की पार्टी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए। मेजर मतलब फौज वाला मेजर नहीं, मतलब 18+ वाला मेजर, और साउंड माइंड के होने चाहिए। इतनी सी बात है जो रेलेवेंट अटेस्टेट के लिए आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के बारे में टीपीए ने बोला है कि भैया जो भी कानून देश में लग रहा है उस वक्त, उस कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। तो कौन सा कानून लग रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट लग रही है 1908 की। इसका सेक्शन 17 बताता है किन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सेक्शन 18 बताता है किन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तो अगर अपन जो रेलेवेंट इन्फो इन दोनों सेक्शन से निकालें टीपीए के रिगार्ड में, तो ये चारों पॉइंट्स उठते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है या इक्विटेबल मॉर्गेज कर रहे हो आप, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये बहुत सारे तरह के मॉर्गेज होते हैं, मॉर्गेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना सा पढ़ लो कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या इक्विटेबल मॉर्गेज है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो आप कराओ ना कराओ आपकी इच्छा, आपका जो ट्रांसफर है उसकी वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगी। अगर लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की 1 साल से ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपने देखा होगा, अगर कभी रेंट एग्रीमेंट अपना बनवाया होगा, किराए पे घर लेके रहे होगे, तो रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का बनता है, क्योंकि अगर वो 11 महीने से ज़्यादा हो गया तो 1 साल हो जाएगा या उससे ऊपर हो जाएगा। तो उसमें ना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, उसकी फीस भी देनी पड़ती है, माथाफोड़ी भी होती है, बहुत नाटक है। तो 11 महीने का बनाओ और उसको रिन्यू कराते रहो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन है, क्योंकि 1 साल से ऊपर को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। गिफ्ट डीड की बात करें या सिंपल मॉर्गेज, जो एक और तरह का मॉर्गेज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उनको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, भले ही प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो। और अगर सेल या फिर कोई और अदर मॉर्गेज डीड है, इक्विटेबल मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज को हटा के, क्योंकि इन दोनों का मैंने बता दिया,
अगर सेल डीड है या कोई और मॉर्गेज डीड है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी ये डीड है उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर 100 से कम है तो मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गई रजिस्टर्ड की पूरी बात। ये कुछ ज्यादा ही लाइनें हो गई, इनको मिटा देता हूं मैं। तो एक बार वापस इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए ऑप्शनल, लीज 1 साल से ऊपर है तो मैंडेटरी वरना ऑप्शनल, गिफ्ट डीड है या सिंपल मॉर्गेज है तो कुछ भी वैल्यू हो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, सेल या कोई और मॉर्गेज डीड है तो फिर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं नोटिस पे। अब नोटिस में एक तो होता है एक्सप्रेस नोटिस और एक होता है इम्प्लाइड नोटिस। एक्सप्रेस नोटिस तो ये हुआ भैया कि सिंपल पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 1 ने एक्सप्रेसली पर्सन 2 को एक बात बता दी, वो हो गया एक्सप्रेस नोटिस। इसको डायरेक्ट नोटिस भी बोलते हैं। दूसरे तरह का नोटिस होता है जिसमें पर्सन 1 ने पर्सन 2 को डायरेक्टली बात नहीं बताई है, लेकिन लॉ में अपन ऐसा अज्यूम करेंगे कि सामने वाले को ये बात पता होनी चाहिए थी, कि मतलब एकदम बट ऑब्वियस बात है जो सामने वाले को पता होनी चाहिए थी लेकिन उसको नहीं पता, तो भी अपन उसको नोटिस मानेंगे। 1929 अमेंडमेंट से ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का पार्ट नोटिस में ऐड हुआ है, इसको ध्यान से देखो। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, मान लिया जाएगा कि एक पर्सन के पास नोटिस है ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, ठीक है, ये तो अपना डायरेक्ट वाला हो गया, और व्हेन बट फॉर विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च विच ही ऑट टू हैव मेड, मतलब उसने जानबूझ के या फिर अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, यहाँ पे ग्रोस नेग्लिजेंस भी लिखा है, इनकी वजह से उसको एक इंक्वायरी करनी चाहिए थी या सर्च करना चाहिए था क्या बात सही है, लेकिन उसने नहीं करा। तो अगर वो सर्च कर लेता, जो एकदम अज्यूम्ड है लॉ में कि आपको करना ही चाहिए, तो आपको फैक्ट पता पड़ जाता, लेकिन आपने नहीं करा तो वो आपकी गलती है। लॉ अज्यूम करेगा अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस का मतलब यही है कि हम मान लेंगे कि आपके पास नोटिस है अगर आपको बात पता है या फिर आपको बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी गलती की वजह से, आपकी ग्रोस नेग्लिजेंस की वजह से वो बात आपको नहीं पता, तो भी हम यही मानेंगे कि आपको नोटिस था। इसके अलावा पोजेशन भी नोटिस है। नोटिस अगर आप एजेंट को दे देते हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस वो भी नोटिस है, अनलेस एजेंट फ्रॉड निकला। और रजिस्ट्रेशन भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। ये बात तो आप समझ गए कि अगर उसने गैर जिम्मेदारी करी, ग्रोस नेग्लिजेंस करी किसी बात को जानने में, तो उसकी गलती है, हम नोटिस मान लेंगे। पोजेशन को नोटिस मानते हैं, नोटिस टू एजेंट को भी नोटिस मानते हैं और रजिस्ट्रेशन को भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानते हैं। ये चीज़ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, नोटिस किस चीज़ का होता है? नोटिस होता है फैक्ट्स का। कोई नोटिस अगर आप चीज़ कर रहे हो तो क्या नोटिस कर रहे हो? फैक्ट नोटिस कर रहे हो ना, कि हाँ भाई ये बात सही है, गलत है, सच है, झूठ है। अब वो फैक्ट आप कैसे नोटिस कर रहे हो? अगर सामने वाला इंसान आके डायरेक्टली बता देता है तो वो डायरेक्ट नोटिस हो गया। एक्सप्रेस नोटिस भी बोलते हैं, एक्चुअल नोटिस भी बोलते हैं। लेकिन अगर लॉ अज्यूम कर रहा है, लॉ जो है ना वो अपने आप में अज्यूम कर रहा है कि भले ही सामने वाले ने बात बताई नहीं हो, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके नोटिस में आ जानी चाहिए थी अगर आप एक रीजनेबल इंसान होते तो ये वाले जो नोटिस होते हैं इनको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस या इम्प्लाइड नोटिस बोल लो, इनडायरेक्ट नोटिस बोल लो, सारे ही नाम सही है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सबसे कॉमन टर्म है। तो अपन जब बोलेंगे ना नोटिस टू एजेंट इन कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो नोटिस अनलेस एजेंट इज फ्रॉड, मतलब ये फ्रॉड वाला हटा दो। अगर एजेंट को आप नोटिस दे रहे हो, ए बंदा है, बी बंदा है, ठीक है, बी का एजेंट है एक्स, तो ए अगर एक्स को नोटिस दे रहा है कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ये माना जाएगा कि ए ने बी को भी नोटिस दे दिया। तो नोटिस टू एजेंट इन कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो नोटिस। तो ए एक्स को नोटिस देगा जो कि बी का एजेंट है, तो बी के लिए भी नोटिस माना जाएगा। ये अपना डायरेक्ट नोटिस ही हो गया। पोजेशन इज ऑल्सो नोटिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑल्सो इक्वल्स टू नोटिस। इसका क्या मतलब है? मान लो ए बंदा है, वो बी को ट्रांसफर कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल कर रहा है मान लो, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को ए बी को ट्रांसफर कर रहा है उस पर रजिस्ट्री सी की हो रखी है। बी रजिस्ट्री चेक नहीं करता जाके और ए से डील कर लेता है। तो यहाँ पे अब सी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सी ने तो भैया रजिस्ट्री अपनी करा रखी है। ए ने जब बी को बोला कि भैया मैं प्रॉपर्टी तेरे को बेच रहा हूँ जो सी के नाम पे थी, तो बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो रजिस्ट्री जाके चेक करे। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। ए ने उसको बताया नहीं, लेकिन बी में कॉमन सेंस होनी चाहिए थी, उसको ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए थी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाने से पहले, क्योंकि रजिस्ट्री जब ए के पास टाइटल ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर करेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात हो गई। पोजेशन नोटिस की बात कैसे हो गई? वही केस है, ए है और बी है। ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू सेल। सी के पास उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन है पहले से, तो बी की जिम्मेदारी थी कि उसको चेक कर लेना चाहिए था कि वो पोजेशन सी के पास तो नहीं है, कहीं वो ए के अलावा किसी और इंसान के पास तो नहीं है, क्योंकि ए तो ट्रांसफर कर देगा लेकिन फिर बी
सी से किस बेसिस पे खाली करवाएगा प्रॉपर्टी। मान लो ए ने सी को 2 साल के लिए लीज पे दे रखी है प्रॉपर्टी, और इस 2 साल खत्म होने से पहले बी को सेल कर देता है। अब बी जाके सी को बोलेगा कि भाई बाहर निकलिए, तो मेरे नाम पे हो गई ये प्रॉपर्टी। तो सी बोलेगा भाई तू बाहर में जा, मेरे पास 2 साल का पोजेशन है इस पे, मेरी लीज बची है अभी, मैं वो पूरी कंप्लीट करके निकलूंगा। तो यहाँ बी फंस गया ना। तो बी को जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है उसका पोजेशन पहले ही चेक कर लेना चाहिए था कि भैया क्लियर है सिस्टम कि नहीं है। तो यहाँ पे पोजेशन भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, रजिस्ट्रेशन भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। तो ये इतनी सी बात है जो वो तीनों लाइन लिखी थी, जो मैंने बोला थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो नोटिस अपने डायरेक्ट होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है, ये उनके ऑल्टरनेट नाम है और कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए। डायरेक्ट तो जो डायरेक्टली बता दिया, और कंस्ट्रक्टिव मतलब लॉ जो अज्यूम कर रहा है आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में अभी तक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया, अटेस्टेड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, नोटिस हो गया। इसके बाद एक डेफिनेशन बचती है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है ना, ये इन्होंने टीपीए में तो दिया है, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, बस इतना ही है, खत्म। लेकिन जो पूरी राम गाथा है वो 10 मिनट और लेगी, तो उसको सेकंड वीडियो में डील करेंगे। डेडिकेटेड वीडियो इमूवेबल और मूवेबल के डिफरेंस का बनाएंगे। लेकिन रुको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वो सब कर दो। एल्गोरिथम को बहुत पसंद आता है, मेरी थोड़ी ग्रोथ बढ़ेगी। और मेरा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का फुल कोर्स है जुडिशरी के, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये रेलेवेंट है, या फ्यूचर में जुडिशरी देना चाहते हो तो यहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और मेरे बाकी जो टीपीए के फ्री वीडियोज हैं उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो वो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।